गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को अब सिलेबस पता चल चुका है, एग्ज़ाम भी आपके पास में आ रहे हैं। आप सभी लोग पढ़ाई के प्रति अपने सीरियस हो चुके होंगे, सबने पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा। सिलेबस मैंने कल डिस्कस कर ही लिया था, लेकिन ग्रामर में आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप लोग बुक के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्रामर जो है वो एक अथाह पाठ है, अनंत है। और आप लोग आज की ग्रामर नहीं है कि आप सिर्फ जो 10th में पढ़ा है आपका वही आना है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आप जितना भी पिछला 7th 8th 9th में जितना भी आपने पढ़ा है, मतलब अभी तक आपने जो भी ज्ञान लिया है वो सब कुछ कहीं से भी आ सकता है। हाँ, ये होता है कि 10th से लेवल के ऊपर का नहीं आता है, कुछ घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, उसे आपको समझना है। सब कुछ कर लेंगे आप, लेकिन आपको उसे चीज़ों को समझना है। और रही बात पाठ की, पाठ आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बार बार आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे, कहाँ से क्या लाइन उठ के आ जाएगी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पाठ को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। जो पाठ आने वाला है भेड़े और भेड़िया, वो चैप्टर आपका गर्मी की छुट्टियों से पहले हो चुका है। मंजू मिश्रा मैम उसे पढ़ा चुकी हैं और उसे आपको अब थोड़ा सा समय भी बीत गया है। आप उस वीडियो को बार बार देखिए, मैडम ने बहुत ही डिटेल में समझाया होगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी दे रखे होंगे, आप उन्हें बार बार समझिए। सारे चीज़ों को बार बार उन्होंने अच्छे से समझाया होगा, बहुत डिटेल में जाके वो समझाती हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा। लेकिन इतना टाइम बीत चुका है, अभी आप लोग नए वीडियो देख रहे हैं, या बहुत सारे बच्चे तो नए वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, उन्हें अब सीरियस हो जाना चाहिए इस तरफ से। तो आप लोग उन वीडियोस को, पुराने वाले वीडियोस को भी बार बार रिपीटेडली देखिए, क्योंकि कई बार लंबा टाइम बीत जाता है, हम भूल जाते हैं। और दूसरी बात, टीचर जो भी कुछ बोलता है समझाते समय, उसमें से ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी फालतू चीज़ें होती है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं चीज़ों को, और कभी कभी उसी में से हमको अपना आंसर मिल जाता है। इसलिए वीडियोस को बार बार देखिए, समझने की कोशिश करिए। एक डाउट मेरे सामने आया था, मुझसे प्रश्न पूछा गया है कि आपके जो पाठ में पेज नंबर 58 पर एक सेंटेंस आता है, सियार सब जानता था मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर ना हो गया होता। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये पाठ जो है बहुत बड़ी व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई जो थे एक बहुत ही बड़े व्यंग्यकार थे। एक सामान्य बात में, हंसी मजाक की बात में इतना बड़ा व्यंग्य कर जाते थे जो कि पूरे समाज को, पूरी व्यवस्था को चोट पहुंचाने वाला होता था। तो ये जो पाठ है, भेड़े जो है, इसमें कौन है? भेड़े एक जो हमारी सामान्य जनता है, जो आम पब्लिक है, वो भेड़ के रूप में प्रस्तुत की गई है। और भेड़िया कौन है? जो नेतागण लोग होते हैं, जो हमारे पॉलिटिक्स वाले हैं, जो नेतागण लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो उनको भेड़ियों के रूप में दर्शाया गया है। और एक और पात्र इसमें आया है, और वो है सियार। सियार जो होता है वो बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं कि चतुर किस्म का, चालाक, वैसा दिमाग का होता है, शातिर दिमाग का होता है वो। भेड़िया जो होता है वो ताकतवर होता है, दबंग होता है, हिम्मत वाला होता है वो। लेकिन जो भेड़िया, जो सियार होता है, वो स्वभाव से दब्बू होता है, डरपोक होता है सियार। और पब्लिक जो होती है, भेड़े क्यों कहा गया है उनको? क्योंकि जो पब्लिक होती है, भेड़ों की एक क्या विशेषता होती है कि वो सारी सिर झुका के चलती हैं। जहां उनका आगे वाला लीडर जा रहा है, अंधी होके सब लोग सिर झुका के उसके पीछे पीछे चलती चली जाती हैं, उसको फॉलो करती हुई चली जाती हैं। जो आम आदमी होता है, जो सामान्य पब्लिक होती है, उसके साथ भी यही होता है। जो ट्रेंड चल पड़ा है, लोग सिर झुका के उसके पीछे पीछे चल देते हैं। सामान्य पब्लिक एक सिंपल, समझदार भी, मतलब समझदार तो कह सकते हैं, लेकिन सीधी सादी और ज़्यादा छल प्रपंच में ना पड़ने वाली, वो भेड़ों का प्रतीक जो है, भेड़ों को उस जनता का प्रतीक बताया गया है जिसे लोग बेवकूफ़ बना जाते हैं। वो बस अपने लीडर के पीछे सिर झुकाते हुए चली जाती है, चाहे वो गड्ढे में क्यों ना गिर जाए। और जो सियार होता है, सियार बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक होता है, कनिंग जिसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में कनिंग टाइप का होता है। तो सियार को किसके रूप में दर्शाया गया है? सियार जो होते हैं, जो नेताओं के आसपास जो चाटुकार होते हैं, चापलूस लोग होते हैं, जो उनकी चापलूसी कर करके अपना घर भरते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, क्योंकि उनकी चापलूसी कर करके
वो खुद आगे बढ़ते हैं, अपने कैरियर को आगे बढ़ाते हैं, तो वो लोग सियार के रूप में हैं। अब यहाँ पर ये आया है कि सियार सब जानता था। वो लोग क्योंकि जो आसपास के उनके चाटुकार लोग हैं, जैसे कवि हैं और दूसरे उनके कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और धर्म गुरु वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग खराब ही होते हैं। आगे चैप्टर में ये बोला भी गया है कि जब वो भेड़िया कहता है कि ये लोग तो अच्छे लोग होते हैं, तब वो क्या कहता है कि ये तो नकली वाले हैं। यानी कि लोग कई बार क्या करते हैं कि अभी, क्योंकि ये ऐसा हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं उस विषय में, एक कंट्रोवर्शियल ये चीज़ वो है, सब्जेक्ट है कि धर्म गुरुओं के बारे में आप लोगों ने अभी पिछले कुछ वर्षों में देखा होगा कि बहुत सारे धर्म गुरु पकड़े गए और उनको सज़ा हुई, या फिर उनको जो है उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनके आश्रम को जब्त कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सारे धर्म गुरु खराब ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे धर्म गुरु वास्तव में अच्छे होते हैं। लेकिन कई लोग जो है इसको अपना धंधा बना लेते हैं और उस धंधे की आड़ में वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि पब्लिक जो होती है धर्म भीरू होती है, वो धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेती है, ठीक है ना। तो इसलिए धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो वो धर्म गुरु बन के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, कवि लोग हैं या लेखक लोग हैं। फिर बात वही आती है कि सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो एक बुद्धिजीवी लोग माने जाते हैं। पत्रकार लोग होते हैं वो समाज के बुद्धिजीवी लोग माने जाते हैं, और वो लोग जो समाज के सामने रखते हैं, जो पब्लिक के सामने जो बात रखते हैं, पब्लिक उसको आंख बंद करके मान लेती है। और वो लोग क्या करते हैं कि नेताओं के आसपास में घूम के उनकी चापलूसी करके, जैसे कई लोग होते हैं, आप न्यूज़ में भी देखेंगे कि पर्टिकुलर एक पार्टी का ही वो करते जाते हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी पार्टी का अपोज कर रहे हैं, जबकि जो पत्रकार लोग होते हैं उनको निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा भी करते हैं क्योंकि उन्हें उन नेताओं की चापलूसी करके अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते रहना है। हर क्षेत्र के लोग में इस तरह के लोग हाजिर होते हैं। तो सियार जो होते हैं वो इस टाइप के लोग दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा, सियार सब जानता था। जब सियार भेड़िए से पूछता है कि महाराज आप क्यों इतना ज़्यादा उदासी क्यों है आपके चेहरे पर, तो ऐसा नहीं था कि सियार नहीं जानता था कि आसपास सोसाइटी में क्या चल रहा है। उसे मालूम था कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के कारण जो है भेड़िया जो है वो टेंशन में है, क्योंकि उसे डर है कि भेड़ों की संख्या ज़्यादा है और वो लोग जीत जाएंगे तो वो लोग अपने अनुसार नियम बना लेंगे और हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सियार सब जानता था, लेकिन वो जान के तो सामने से अगर कह देता कि अरे साहब अब तो आपके दिन पूरे हो गए, अब तो भेड़ जीत जाएगी और अब क्या होगा, अब तो आपके बड़े दिन खराब आने वाले हैं, है ना, लेकिन आप चिंता मत करिए मैं सब ठीक कर दूंगा, ऐसा कहता तो उसको भेड़िया उसके ऊपर चिढ़ जाता, नाराज हो जाता। लेकिन वहाँ पर वो सब जानते हुए भी अपने आप को भेड़िए का शुभचिंतक दर्शाते हुए चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। क्या कह रहा है कि अरे हम तो आप ही का दिया खाते हैं, आप तो हमारे माई बाप हैं, आपके ही हम गुण गाते हैं, आप क्यों दुखी है, आप बताइए कि क्या बात है। जानता सब कुछ था कि क्या बात है, लेकिन यहाँ पर उसको उस बात को भेड़िए के मुंह से उगलवाना है और उसके लिए उसे वो 50 तरह से वो उसकी मक्खनबाजी कर रहा है। भेड़िए के मुंह से उगलवा रहा है कि भेड़िया जब बोलेगा तब वो उसे अपना उपाय बता देगा कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बताया ना कि ये लोग कनिंग होते हैं, जो जिस सियार के रूप में जो लोग दिखाए हैं वो कनिंग होते हैं। वो नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं और नेताओं की सारी जो होती है इनको जिताने की सारी स्ट्रेटेजी इन्हीं लोगों की होती है। नेता लोग जो है, जो जैसे कि भेड़िया दिखाया है, वो बलवान है, सामर्थ्यवान है, उनका समाज में दबदबा है, लेकिन वो उतने कनिंग शायद नहीं है। और जो कनिंग है उसका समाज में उतना दबदबा नहीं है, वो डरपोक है, वो खुद शिकार नहीं करता है, वो भेड़िए का बचाया हुआ शिकार जो है उसको खा के अपने आप को हष्ट पुष्ट करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर वो मक्खनबाजी करके कह रहा है सियार सब जानता था मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो वो शेर ना होता। अब नाटक कर रहा है, क्यों नाटक कर रहा है, क्योंकि उसके में शेर जितना सामर्थ्य नहीं है कि वो राजा बन सके। अगर ना आता होता, अगर उसे इसकी चीज़ की ज़रूरत ही ना होती, अगर वो वाकई में इतना ज़्यादा सामर्थ्यवान होता तो उसे नाटक करने की ज़रूरत ही ना रहती, वो वैसे ही राजा बन गया होता। लेकिन राजा बनने लायक तो है ही नहीं, तो नाटक तो करना उसे आना ही पड़ेगा।
क्योंकि या तो जो सामर्थ्यवान होगा उसे नाटक करने की जरूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर लेगा, उसे किसी की मक्खनबाजी करने की, चापलूसी करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन सियार, उसे राज भी करना है, उसे अपना फायदा भी देखना है, और उसके बाद उसके पास वो सामर्थ्य भी नहीं है, उसका समाज में वो दबदबा भी नहीं है कि लोग उसकी बात को मान लें। इसलिए वो जो है नाटक कर रहा है, चापलूसी कर रहा है, वो नहीं दर्शा रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, नाटक कर रहा है कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, आप बताइए, अरे मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। तो यहाँ पर इस पंक्ति का अर्थ यही है कि जो है सियार सब जानता था, लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रहा था, क्योंकि वह शेर जैसा सामर्थ्यवान नहीं है। अगर वो सामर्थ्यवान होता तो वो राजा बन चुका होता और उसे इस तरह की किसी की चापलूसी करने की, नाटक करने की आवश्यकता नहीं थी। तो अब आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना जो पाठ जो हमारा चल रहा था, हम उस पाठ की तरफ जाते हैं। दो कलाकार पाठ पिछले कई दिनों से हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आज हम उस पाठ के भी आगे का थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ लिया था कि अरुणा चित्रा के चित्र को देख कर के लिए ये कहती है कि ये चित्र तेरे दिमाग का कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, कि जिस तरह से तू ये बता रही है कि इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर एक के ऊपर एक चढ़ी हैं, मतलब ये समाज के जो कन्फ्यूज़न का प्रतीक है वो ऐसा नहीं है, दुनिया आदमी का कन्फ्यूज़न नहीं है, तेरा दिमाग कन्फ्यूज़ है, तू खुद नहीं समझ पा रही है कि तुझे क्या करना है, क्या बनाना है, तेरे दिमाग में कुछ भी क्लियर ही नहीं है कि तुझे क्या करना है। तो यहाँ पर एक पंक्ति आ रही है, बिना मतलब जिंदगी खराब कर रही है। यहाँ से अरुणा के विषय में क्या पता चलता है, अरुणा के हम चरित्र के विषय में क्या पता कर सकते हैं कि वह एक सच्चाई से जुड़ी हुई लड़की है, वह कल्पनाओं में नहीं खोई रहती है, वह समाज में जो चीज़ सच्चाई है उसको देखती है, उसे स्वीकार करती है। इसलिए वो चित्रा को कह रही है कि फालतू में अपनी इन फालतू की चीज़ों में पढ़ के उसे ये फालतू के रंग भरना उसे बेमतलब का लग रहा है, उसे लग रहा है कि ये ज़िंदगी बर्बाद करना है। इसके बदले हम कुछ ऐसा कार्य करें कि हम कागज़ों पे रंग भरने के बजाय हम जो है किसी की ज़िंदगी में रंग भरें, वह हमारी ज़िंदगी की सार्थकता है। ये अरुणा की विचारधारा है। यहाँ पर जो वो कह रही है कि बिना मतलब ज़िंदगी खराब कर रही है, कि मतलब सिर्फ कागज़ों में तुम रंग भर रही हो, कागज़ में तुम जो चीज़ किसी की समझ में नहीं आ रही है वो चीज़ तुम दर्शा रही हो, वो अपनी ज़िंदगी खराब कर रही हो। कुछ सार्थक काम करो तो उससे जो है ज़िंदगी सफल तब होगी। ये अरुणा की सोच है। यहाँ पर हम अरुणा की एक चरित्र की बात को देख सकते हैं, विशेषता को देख सकते हैं कि वो जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करने वाली लड़की है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर के बाहर खड़े हुए हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। ठीक है, तो वो रख के वो जैसे ही मुंह धो के वापस आई, उसे देखा 3-4 बच्चे दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे हैं। अरुणा क्या करती थी, वो बच्चे क्यों आए थे? क्योंकि मैंने बताया था कि अरुणा जो थी एक समाज सेविका थी, समाज के दुखों को समझती थी, समाज की सेवा करना अपना कर्तव्य समझती थी। तो वो गरीब बच्चे जो होते थे आसपास के, जो पढ़ सकने का पैसा नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनको वो मुफ्त में पढ़ाती थी, क्योंकि उसका सोचना था कि ज़िंदगी का असली मकसद यही होना चाहिए कि हम किसी की ज़िंदगी में रंग भर सके, हम किसी की ज़िंदगी को खुशियों से भर सके। वही हमारा एक रियल चित्र है, सच्चा चित्र वही है कि हम किसी की ज़िंदगी को बना सके। हम कागज़ पे एक काल्पनिक चित्र बना रहे हैं, उससे कहीं बेहतर है कि हम किसी की ज़िंदगी को बना सकें, हम किसी की ज़िंदगी में रंग भर के हम उसके जीवन को संवार सकें। वो ज़िंदगी का सबसे बड़ा रंग है, वही ज़िंदगी का सबसे बड़ा चित्र है। ये अरुणा की विचारधारा थी। तो वो गरीब लड़कों को पढ़ाती थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली। अब यहाँ पर देखिए, अंडरलाइन करिए, क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चित्रा की विचारधारा बिल्कुल अलग दिख रही है। चित्रा को लग रहा है कि क्या ये बच्चों को जो पढ़ा रही है, कहीं के भी गरीब शरीफ बच्चों को ये उठा लाती है, किसी को भी कुछ भी कर रखी है, क्या पाल रखा है बंदरों को तूने? यहाँ पर दोनों की विचारधारा हमको कंप्लीट अलग दिख रही है। चित्रा की सोच बिल्कुल अलग है, उसको ये जो समाज में जो ये कार्य कर रही है कि गरीब बच्चों को पढ़ा रही है, उसको वो बच्चे बंदरों के जैसे दिख रहे हैं। वही अरुणा को उसका जो चित्र है, जिसको वो अपना प्रथम इनाम पाने के लायक समझ रही है, उसका वो चित्र बेवकूफ़ी भरा दिख रहा है, उसके दिमाग का कन्फ्यूज़न दिख रहा है। उसके बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों एक बहुत अच्छी सहेलियाँ हैं,
विचारधारा अपनी जगह पर अलग बात है, लेकिन दोनों बहुत अच्छी सहेलियां हैं। तो एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। यहाँ पर यहाँ पर जो चित्रा है, अरुणा की उस काम को भी एक चित्र के रूप में बनाने की बात सोच रही है कि एक बार इसके पाठशाला का भी चित्र बनाना होगा। मतलब वो अपने आसपास जो कुछ भी देखती है उसको वो सिर्फ एक मैटर के रूप में देखती है, एक मैटर है, ठीक है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, मैंने एक बहुत पहले एक कविता पढ़ी थी कि एक रास्ते में एक चूहा मरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे लोग वहाँ से जाते हैं, कई लोग उसको नाक देख के नाक बंद करके चले जाते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये आता है कि क्या हुआ होगा इसके साथ, या फिर कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि इसको बिल्ली ने मार के फेंक दिया होगा। मतलब ये है कि जो है उसको देख के, या किसी के दिमाग में आता है जो उसके शरीर पे खरोंच के निशान थे, तो कई लोगों के दिमाग में आता है अरे बेचारे को कितनी तकलीफ हुई होगी, उसको बिल्ली ने पंजा मारा होगा, कैसे बच के भागा होगा, फिर फाइनली आके तड़प तड़प के मर गया होगा। यानी कि व्यक्ति की सोच अपनी अपनी अलग दिशा की होती है, वह कैसी सोच रखता है। कुछ लोग उसको देखकर ही नाक बंद करके चले गए, या रास्ते में कोई लाश पड़ी हुई है, कुछ लोग मुंह घुमा के चले गए। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, कुछ लोग मुंह घुमा के चले जाते हैं। कुछ लोग ये कोशिश करते हैं कि हम किसी को ना पता चले कि हमने देखा है, हम क्यों पुलिस के लफड़े में पड़े। तो कुछ लोग जो होते हैं नहीं कुछ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि हम एम्बुलेंस को फ़ोन कर दें या हम पुलिस को फ़ोन कर दें। उससे भी बढ़ के कुछ लोग होते हैं कि कब एम्बुलेंस आएगी, कब पुलिस आएगी, जब तक तो ये मर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसको अपनी गाड़ी में डाल के ले चलते हैं। तो अपना किसकी संवेदनाएं कैसी हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी अरुणा जो है वो पढ़ाती है, जबकि चित्रा को हर चीज़ में सिर्फ एक मैटर दिखता है कि उसको अगर भीड़ दिख रही है तो उसमें भी एक मैटर दिख रहा है, कोई मर गया है तो उसमें भी एक मैटर दिख रहा है, वो किसी बच्चों को पढ़ा रही है तो उसको वो अजायब घर जैसा लग रहा है कि इसने बंदर जैसे पाल रखे हैं, तो उसका भी एक चित्र बन जाएगा। मतलब उसको वो हर चीज़ में अपनी पेंटिंग का एक मैटर ढूंढ रही है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वो पूर्ण रूप से व्यावसायिक है, उसको हर चीज़ में अपनी पेंटिंग का मैटर दिख जाता है। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इस पाठ को और आगे बढ़ाएंगे।